गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज, परिसज्जा वाला, वस्त्रों की परिसज्जाएँ। अगर परिसज्जा को हम बात करें तो परिसज्जा क्या होती है, किसे कहते हैं, तो नॉर्मली जो हमने पढ़ा था कि जब वस्त्र करघे पर से उतारा जाता है तो तैयार वस्त्र पर विभिन्न विधियों द्वारा जो प्रक्रियाएं की जाती हैं, जिसके द्वारा वस्त्र का बाह्य स्वरूप परिवर्तित होकर निखर आता है, उसके गुणों में वृद्धि हो जाती है। इस वस्त्र जो होता है वो चिकना, चमकदार, कोमल, सुंदर, आकर्षक हो जाता है, उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाती है। तो इन सारी प्रक्रियाओं को कहा जाता है परिसज्जा। विभिन्न विधियों के द्वारा, विभिन्न परिसज्जाओं के द्वारा वस्त्र में विभिन्नता लाई जा सकती है, नवीनता लाई जा सकती है, और इसी उद्देश्य से परिसज्जाओं का प्रयोग किया जाता है। अगर उद्देश्य क्या क्या हैं, अगर पूछा जाए कि परिसज्जाएं किन उद्देश्यों से की जाती हैं, तो उनमें फर्स्ट आएगा कि बाह्य स्वरूप को सुधारना, वस्त्र के बाह्य स्वरूप को सुधारना। परिसज्जाओं के द्वारा वस्त्र के बाह्य स्वरूप को सुधारा जा सकता है। जब करघे पर से रॉ वस्त्र उतरता है तो उसका जो स्वरूप होता है वो बिल्कुल अनाकर्षक होता है, उस पर बहुत सारे दाग धब्बे लगे होते हैं, गंदा होता है, मटमैले रंग का होता है। वस्त्र की सतह पर भी कई रोएं, गांठें उठी हुई होती हैं, जिससे उसकी सतह खुरदरी होती है। मशीनों से गुजरने के कारण उस पर काले काले दाग से लगे हुए होते हैं। तो हम टोटल रूप में कह सकते हैं कि जो करघे पर से वस्त्र उतारा जाता है तब उसकी जो बाह्य स्वरूप होता है वो बहुत ही भद्दा और अनाकर्षक होता है। परिसज्जाओं में जैसे ब्लीचिंग की जो परिसज्जा होती है वस्त्र पर की जाती है, वो इसलिए की जाती है कि जो वस्त्र पर दाग धब्बे होते हैं वो सारे हट जाते हैं और एक उज्ज्वल और एक समान रंग का जो वस्त्र होता है उज्ज्वल, वो हमारे सामने आ जाता है। वस्त्र की सतह एकदम उज्ज्वल हो जाती है। फिर अन्य परिसज्जा के माध्यम से उसके ऊपर जो रोएं गांठें उठी हुई होती हैं उनको काट कर सतह को चिकना, कोमल और स्वच्छ बनाया जाता है। इसी प्रकार वस्त्र बुनते समय कहीं कहीं धागे छूट जाते हैं, ढीले रह जाते हैं, इसलिए उनके दोषों को परिसज्जाओं के द्वारा छिपाने के लिए उसकी सतह पर नैपिंग की प्रक्रिया की जाती है, जिससे उसकी वस्त्र की सतह पर जितने भी दोष होते हैं, चाहे वो ढीली बुनाई के हों चाहे और अन्य, वो सारे उस परिसज्जा के माध्यम से छिपा दिए जाते हैं। अब परिसज्जा करने के बाद वस्त्र बिल्कुल नया और एकदम उत्तम क्वालिटी का दिखाई देने लग जाता है। नेक्स्ट है वस्त्र में विभिन्नता लाना। परिसज्जाओं का प्रयोग करके विभिन्न वर्ग के रेशों से विभिन्न प्रकार के वस्त्र तैयार किए जा सकते हैं। विभिन्नता और विविधता लाकर अत्यधिक उपयोगी, आकर्षक, मनभावन वस्त्र तैयार किए जा सकते हैं, जिससे विभिन्न रंग, विभिन्न प्रकार के प्रिंट, विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन, नमूने आदि वस्त्रों पर बनाई जा सकती हैं, और विभिन्न उपयोग के वस्त्र बहुत अच्छे से तैयार किए जाते हैं ताकि व्यक्तियों को अपनी पसंद, अपनी बजट और अपनी आवश्यकता अनुसार वस्त्र प्राप्त हो सके। विविधता और विभिन्नता लाने के लिए ही विभिन्न प्रकार की परिसज्जाओं का वस्त्र पर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वस्त्र की उपयोगिता बढ़ाना। मजबूत, टिकाऊ, सुंदर वस्त्र जो होते हैं के लिए मजबूत, टिकाऊ, सुंदर और चिकने, ताजगी लाने के लिए वस्त्रों में विविध प्रकार की परिसज्जाएं हम करते हैं, जिससे वस्त्र की कार्यक्षमता और उपयोगिता में वृद्धि हो जाती है। सघन बुनाई से युक्त वस्त्र कड़े और ढीले बुनाई से बने वस्त्र लूजे से, झिरझिरे से होते हैं, टेढ़े मेढ़े आकार विहीन होते हैं। अगर ऐसे ऐसे वस्त्रों से परिधान बनाए जाएं तो वस्त्र जो है, तैयार वस्त्र जो होते हैं या परिधान जो होते हैं, वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगते, उनका फिटिंग अच्छा नहीं होता, उनका स्वरूप आकार अच्छा नहीं होता है। तो ऐसे वस्त्रों में गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उसके ऊपर विभिन्न प्रकार की परिसज्जाएं की जाती हैं, जिससे उसका जो बुनाई से संबंधित समस्याएं होती हैं, बुनाई से संबंधित जो गुणों में कमियां रह जाती हैं, वह सब उनमें दूर की जा सकती हैं। कुछ
कुछ परिसज्जाओं द्वारा वस्त्र को जीवाणु और विषाणु रोधी भी बनाया जाता है, ताकि वस्त्र को पर कीड़े और जीवाणु से हानि नहीं हो। कुछ वस्त्रों पर जल अभेद्य परिसज्जाएं की जाती हैं, जिससे बरसाती, तिरपाल, छतरी के वस्त्र बनाए जाते हैं। फायरमैन की पोशाकों को भी अग्नि अवरोधी बनाया जाता है। इसी तरह कुछ वस्त्रों को सिकुड़न अवरोधी भी बनाया जाता है, ताकि उपभोक्ता लंबे समय तक वस्त्र का लाभ उठा सके। इसी उद्देश्यों से विभिन्न प्रकार की परिसज्जाएं वस्त्रों पर की जाती है। नेक्स्ट है कार्यक्षमता और गुणात्मकता में वृद्धि करना। फिर वस्त्र के रखरखाव को सरल बनाना। वस्त्र की धुलाई, रखरखाव, साफ सफाई आदि पर काफ़ी समय और शक्ति खर्च होती है। परिसज्जाओं के द्वारा वस्त्रों को इस प्रकार परिष्कृत करके बनाया जाता है कि उपभोक्ता का कम समय, कम शक्ति और कम मेहनत में भी उसे सुंदर, ताजगी भरे वस्त्र प्राप्त हो जाए। तुरंत पहनो और तुरंत धो और तुरंत पहन लो। बार बार प्रेस करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार की परिसज्जाएं वस्त्रों पर की जाने लगी हैं, जिससे उनके ऊपर उनकी मेंटेनेंस पर जो खर्च आता है वो भी काफ़ी कम हो जाता है, और वस्त्रों का और व्यक्ति का जो प्रयोग करने का जो समय और शक्ति होती है वो भी काफ़ी बच जाती है। मर्सराइजिंग परिसज्जा इसी उद्देश्य से की जाती है कॉटन के वस्त्र पर। कॉटन के वस्त्रों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो श्रिंक होते हैं, उन पर बार बार प्रेस करने की, चरक करने की आवश्यकता पड़ती है, तभी आप उसको पहन सकते हैं, तभी उनमें ताजगी और स्वच्छता आती है और हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मर्सराइजिंग कॉटन इसीलिए बनाया गया है कि कॉटन के वस्त्रों पर कुछ इस प्रकार की परिसज्जाएँ कर दी जाती हैं, जिससे वो वस्त्र श्रिंक भी नहीं होते हैं, कलर भी फास्ट रहते हैं, वो डल नहीं होते हैं, और बार बार उन पर प्रेस करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है वस्त्र को कड़ा करना और वजन बढ़ाना। करघे पर से उतारकर जो वस्त्र सामने आता है वह ढीला ढाला लूजा होता है। हमने पहले भी कहा, ऐसे वस्त्र किसी काम के नहीं होते हैं। उनके आकार भी टेढ़े मेढ़े होते हैं, अस्थिर होते हैं, और उन्हें उपयोगी बनाने के लिए उनको कड़क करना अत्यंत आवश्यक होता है। वस्त्र का कड़कपन और मुलायमता विभिन्न वर्ग के रेशों और उनकी प्रकृति को ध्यान में रखकर की जाती हैं। वस्त्रों में कड़ापन लाने के लिए स्टार्च, मांड, गोंद आदि का प्रयोग किया जाता है, और वस्त्र जो कड़े होते हैं उन्हें मुलायम करने की भी आवश्यकता होती है कि कड़कपन के साथ भी वह मुलायम बने रहें, जिससे स्किन को प्रॉब्लम्स नहीं आए, वस्त्र अच्छे आरामदायक महसूस हो। इसके लिए उसके ऊपर ग्लिसरीन, मोम, पैराफिन मोम आदि का प्रयोग किया जाता है। सिल्क का रेशा प्राकृतिक रूप से ही अत्यंत ही हल्का होता है। रेशमी वस्त्र को वजनी बनाने के लिए उसमें मैग्नीशियम और अन्य धातुओं के लवण का प्रयोग किया जाता है। वस्त्रों को वजनी बनाने के लिए उसमें चीनी मिट्टी, फूलर, स्टार्च, अरारोट आदि का प्रयोग किया जाता है, जिससे वस्त्र में थोड़ा सा वजन आ जाता है। नेक्स्ट आता है अनुकरणीय बनाने के लिए। परिसज्जाओं द्वारा कुछ वस्त्रों के बाह्य स्वरूप को इस तरह से परिवर्तित कर दिया जाता है कि वह अपना मौलिक रंग, रूप और गुण बदलकर दूसरे वर्ग के रेशे के समान भ्रम पैदा करने लग जाते हैं। इस तरह की जो परिसज्जा होती है वो अनुकरण वस्त्र बनाने के काम आती है। जैसे कि सूती वस्त्र, जिसके ऊपर रोएं उठाकर उसे इस प्रकार बना दिया जाता है जैसे कि वह गर्म वस्त्र हो। फलालीन का वस्त्र इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जो कि एक नॉर्मल कॉटन का वस्त्र होता है, लेकिन उसके ऊपर रोएं उठाकर उसके इस प्रकार बना दिया जाता है गद्दीदार कि वह एक गर्म वस्त्र के समान प्रतीत होता है। छोटे बच्चों के वस्त्र ज़्यादातर फलालीन के ही बने हुए होते हैं। नेक्स्ट है घटिया वस्त्रों को आकर्षक बनाना। एक उद्देश्य यह भी होता है कि घटिया वस्त्रों को इस प्रकार परिसज्जाएं करके उत्तम क्वालिटी का दिखा दिया जाता है कि देखने पर ऐसा लगता है कि वह बहुत अच्छी क्वालिटी के वस्त्र हैं और उनके दाम भी अच्छे प्राप्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से लेकिन जब उसको यूज़ किया जाता है एक आध बार तब उसकी हकीकत सामने आती है। तो वे वस्त्र जो ढीले बुने हुए होते हैं, जिनकी सतह की बुनाई में कमी होती है, जैसे वस्त्रों को विभिन्न परिसज्जाओं के द्वारा विभिन्न प्रिंट, विभिन्न नमूने, डिज़ाइन, विभिन्न प्रकार की परिसज्जाओं का प्रयोग करके अत्यंत ही आकर्षक और सुंदर बना दिया जाता है, जिससे कि वह सहज और सरल होते हैं, आकर्षक दिखाई देते हैं, तुरंत ही व्यक्तियों का मन मोह लेते हैं, उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और तुरंत ही व्यक्ति उसे खरीदने के लिए लालायित हो जाता है। ऐसे वस्त्र घटिया होते हैं और उचित दामों में बाज़ार में बिक जाते हैं, जिससे उनकी अच्छा प्रॉफिट प्राप्त हो जाता है और
जिसकी वजह से और उनकी डिमांड भी बढ़ जाती है मार्केट में। लेकिन जब व्यक्ति उसको यूज़ करता है 1-2 बार की धुलाई में ही उस वस्त्र की जब परिसज्जाएँ हट जाती हैं तो उसका हकीकत या उसका जो मौलिक स्वरूप होता है वो सामने आ जाता है। तो जो उपभोक्ता होता है उसका उस पर खर्च किया गया वह सारा व्यर्थ हो जाता है और उसके पास पछताने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रहता है। तो ये मुख्य उद्देश्य हैं जिनकी पूर्ति के लिए वस्त्रों पर विभिन्न प्रकार की परिसज्जाएँ की जाती हैं और वस्त्रों को आकर्षक और उपयोगी बनाया जाता है। अगर हम परिसज्जाओं की बात करें तो परिसज्जाओं को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक होती है यांत्रिक परिसज्जा और दूसरी होती है रासायनिक परिसज्जा। यांत्रिक परिसज्जा जो होती है वो मशीनों के द्वारा दी जाती है। वस्त्र को मशीनों पर कसकर तानना, टेढ़ा मेढ़ा आकृति के वस्त्रों को सीधा करना, इस्त्री करना, सतह को चिकना बनाना, रोएं उठाना, नक्काशी करना, वस्त्रों की रेशों की कुटाई करना, है ना, इस प्रकार की आदि प्रक्रियाएं जो हैं वो यांत्रिक विधि के अंतर्गत आती हैं। आपके स्क्रीन पे यांत्रिक परिसज्जा का मैंने पूरा डायग्राम शो कर रखा है जिसमें यांत्रिक परिसज्जाएं कौन कौन सी होती हैं और उनकी कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, उसके अंदर किस प्रकार की जाती हैं, वो सब उसमें शो हो रहा है। आई थिंक आपको क्लियर शो हो रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, आप पढ़ पाएंगे उसको। बहुत ईजी वे में आपको सारी परिसज्जाएँ समझ में आ जाएंगी। मैं फर्स्ट यांत्रिक परिसज्जा जो होती है वो है बीटिंग, यानी कुटाई करना। करघे पर से उतारे हुए जो वस्त्र होते हैं जिन्हें हम ग्रे गुड्स कहते हैं, जिनका हमने अभी कहा था कि जिनका कोई रंग रूप नहीं होता, आकार नहीं होता, कलर नहीं होता, कोई गुण नहीं होते, बिल्कुल एक रॉ वस्त्र हमारे सामने होता है, मटमेला सा, गंदा सा, और जिसकी बुनाई भी हम बहुत ईजी वे में उसको देख सकते हैं कि ताने का धागा कौन सा है और बाने का धागा कौन सा है। ऐसे वस्त्र को ग्रे गुड्स कहा जाता है जो करघे पर से उतारे हुए होते हैं। इनकी सतह को कड़क करना, खुरदरी सतह को चिकना बनाना, वस्त्र की जगह जगह से जो छिद्र होते हैं उनको भरना, उसकी लूज़ी जो बुनाई होती है उसको सघन बनाना, ये सारी क्रियाएं इसी परिसज्जा के अंतर्गत की जाती हैं जिसे हम बीटिंग या कुटाई करना कहते हैं। इस परिसज्जा के द्वारा वस्त्रों को मशीनों में रोलर्स पर चढ़ाया जाता है। मशीन में लोहे के कई हथौड़ियाँ लगी होती हैं। रोलर्स पर चढ़ा वस्त्र जब रोलर घूमता है तो दूसरे रोलर पर लगी हथौड़ियाँ क्रमबद्ध तरीके से उस वस्त्र की सतह पर गिरती और उठती रहती हैं। जैसे जैसे रोलर घूमता है वस्त्र भी घूमता है और हथौड़ियों के संपर्क में वस्त्र की सारी जो सतह होती है वो क्रमवाइज आती रहती है और वह हथौड़ियाँ बार बार उस वस्त्र की सतह पर गिरती हैं और उठती रहती हैं। इसे हम कुटाई की प्रक्रिया कहते हैं, बीटिंग प्रक्रिया कहते हैं। और इस प्रक्रिया से वस्त्र के बीच में जो छिद्र होते हैं वो भर जाते हैं। वस्त्रों के जो रेशे होते हैं वो चपटे होकर एक दूसरे के पास सट जाते हैं जिससे उनके मध्य के जो छिद्र होते हैं वो भर जाते हैं। धागा दबकर चपटा हो जाता है। रचना वस्त्र की सतह की वस्त्र की जो रचना होती है वो सघन हो जाती है जिससे वस्त्र चिकना और चमकदार दिखाई देने लग जाता है। कपास और लिनन के वस्त्र जो होते हैं उन पर यह जो परिसज्जा होती है वो मुख्य रूप से की जाती है, बीटिंग की परिसज्जा, क्योंकि कपास का जो रेशा होता है वो मोटा होता है और छोटे छोटे रेशों को मिलाकर एक लंबा धागा बनाया जाता है जिसके कारण वो धागा जो होता है कहीं से मोटा कहीं से पतला होता है, असमान संरचना होती है और उसके कारण छोटे छोटे रेशों से बने होने के कारण कई बार रेशों के जो छोर होते हैं वो भी वस्त्र की सतह पर खुलकर बाहर निकले रहते हैं रोएं की समान गांठों के रूप में। तो कपास और लिनन जो प्राकृतिक रेशे हैं वो उनकी जो मौलिक संरचना होती है वो काफ़ी असमान होती है, इसलिए इन दोनों रेशों से बने हुए वस्त्रों पर बीटिंग की जो प्रक्रिया है वो सब प्राथमिकता के तौर पर की जाती है। नेक्स्ट आती है सिंजिंग। नेक्स्ट जो प्रक्रिया है वो है सिंजिंग।
सिंजिंग विधि से वस्त्र की सतह को चिकना बनाया जाता है। तैयार ग्रे गुड की सतह पर जगह जगह रोएं, गांठें, धागे के छोर आदि निकले हुए रहते हैं, जिन्हें झुलसा कर साफ किया जाता है। सिंजिंग प्रक्रिया के लिए वस्त्र को 2 तांबे के रोलर से बीच से गुजारा जाता है और ये रोलर जो होते हैं वो वाष्प के द्वारा गर्म रहते हैं। सर्वप्रथम रोलर वस्त्र की सतह पर सटे हुए रोएं, फुज्जियाँ, गांठें आदि को ऊपर उठाता है और दूसरा रोलर बाद में वस्त्र की सतह से गर्म प्लेट से गुजारा जाता है, जिसके कारण ये रोएं, फुज्जियाँ, गांठें झुलसकर समाप्त हो जाती हैं और वस्त्र की सतह चिकनी हो जाती हैं। इसलिए इसमें 2 रोलर्स का प्रयोग होता है। ऊनी और सूती वस्त्रों पर यह प्रक्रिया सबसे ज़्यादा प्रयोग में ली जाती है। नेक्स्ट है शीयरिंग। नेक्स्ट परिसज्जा है शीयरिंग। यह प्रक्रिया द्वारा भी वस्त्र की सतह की संरचना को सुधारा जाता है। इस प्रक्रिया में वस्त्र की सतह पर चिपके रोएं, गांठें उनको काट कर ब्रश की सहायता से झाड़ दिया जाता है। परिसज्जा के लिए जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है उसमें भी 2 रोलर्स लगे होते हैं। एक रोलर में तेज चाकू या ब्रश चाकू लगा होता है जो रोओं को, गांठों को काटने का काम करता है, और दूसरे रोलर पे ब्रश लगा होता है जो वस्त्र की सतह को साफ करने का काम करता है। रोलर पर चढ़ा कपड़ा जैसे जैसे घूमता जाता है वैसे वैसे ब्रश रोएं, धागे के सिरे, गांठें आदि को पकड़कर खींचता जाता है। चाकू उन्हें शीघ्रता से काटने का काम करता है दूसरे रोलर का, जिससे वस्त्र की सतह चिकनी और कोमल हो जाती है। नेक्स्ट है वस्त्र को कड़ा करना और भराई करना, यानी कि साइजिंग और ड्रेसिंग प्रक्रिया। यह जो परिसज्जा होती है इसके द्वारा वस्त्र की सतह की संरचना के दोषों को छिपाया जाता है। वस्त्र में नवीनता, ताजगी और कड़ापन लाया जाता है, परंतु यह परिसज्जा अस्थायी होती है, 2-4 धुलाई के पश्चात समाप्त हो जाती है। वस्त्र को कड़ा करने के लिए स्टार्च, मांड, जिलेटिन, गोंद, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, चीनी, मिट्टी आदि का प्रयोग किया जाता है। वस्त्र को चमकदार बनाने के लिए तेल, पैराफिन, मोम आदि का प्रयोग किया जाता है। वस्त्र में को 2 रोलर्स के बीच से गुजारा जाता है। रोलर को एक होज यानी टैंक में रखा जाता है। टैंक में कड़ा करने वाला जो पदार्थ होता है उसको पानी में घोलकर भरा जाता है। दोनों टैंकों में से उस टैंक में से दोनों रोलर जब डूबते और बाहर निकलते हैं तो बार बार वस्त्र उस रोलर के बीच से होकर गुजरता है और उस कड़े करने वाले पदार्थ के संपर्क में आता रहता है, जिससे संपूर्ण वस्त्र की जो सतह होती है उस पदार्थ के संपर्क में आती रहती है और साथ ही वस्त्र के दोनों ओर कड़क करने वाला पदार्थ अच्छे से चिपकता चला जाता है। इसे ही साइजिंग प्रक्रिया कहते हैं, यानी कि वस्त्र को कड़ा करने की प्रक्रिया कहा जाता है। इसके द्वारा चाहे कितनी ही लूज़ बुनाई का बुना हुआ वस्त्र हो, फिर भी उसकी सतह चिकनी, चमकदार और सघन दिखाई देती है ऊपर से। लेकिन ये वस्त्र वो होते हैं जो घटिया क्वालिटी के, कम कीमत के वस्त्र होते हैं, जिनके ऊपर इस प्रकार की परिसज्जा करके उन्हें आकर्षक बना दिया जाता है और उच्च दामों पर बेचा जाता है, जिससे उपभोक्ता का उस पर किया गया वह पूर्ण रूप से व्यर्थ साबित होता है। नेक्स्ट है टेंटरिंग की प्रक्रिया। टेंटरिंग की प्रक्रिया द्वारा वस्त्र को सभी स्थानों से समान चौड़ाई का बनाया जाता है, यानी कि टेढ़े मेढ़े वस्त्र को सीधा करके एक समान चौड़ाई का बनाया जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा वस्त्र कई जगहों से जो ग्रे गुड्स होता है वह कई जगहों से टेढ़ा मेढ़ा असमान आकृति का होता है। उसके आकार को स्थिर बनाया जाता है और उसे सुधारने के लिए दोनों तरफ से जो किनारी होती हैं वो बनाई जाती है, वस्त्र की सैल्वेज तैयार की जाती है। टेंटरिंग प्रक्रिया के द्वारा ताने और बाने के धागे को एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए खींचा जाता है। यह कार्य टेंटरिंग मशीन द्वारा किया जाता है, जिस मशीन में दोनों और
हुकनुमा श्रृंखला होती है, हुक की श्रृंखला बनाई जाती है। हुकों पर वस्त्र के किनारे को फंसा दिया जाता है, फिर वस्त्र को फ्रेम पर ताना जाता है। तत्पश्चात वस्त्र पर गर्म भाप प्रवाहित की जाती है। इससे वस्त्र जहाँ से फैलना होता है वहाँ से फैल जाता है, जहाँ से दबने की आवश्यकता होती है वहाँ से दब जाता है, जहाँ सिकुड़ना होता है वहाँ से सिकुड़ जाता है। जब सभी दिशाओं से वस्त्र समान आकार का हो जाता है तो उसे गर्म करने की कृत्रिम विधि या गर्म वायु से सुखा दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप वस्त्र पूर्ण रूप से सीधा होकर समसमान चौड़ाई का बन जाता है। इस प्रकार वस्त्र की जो चौड़ाई है वो कितना ही मीटर लंबे थान हो उसमें समान चौड़ाई का वस्त्र बनता है और वस्त्र के दोनों ओर सैलवेज तैयार हो जाती है, जिससे उसकी जो आकार है उसमें भी स्थिरता आ जाती है, कोई परिवर्तन नहीं आता है। इस प्रकार कई परिसज्जाएं हैं जो यांत्रिक विधि के अंतर्गत वस्त्र पर की जाती हैं, जिनका हम आगे और डिटेल से अध्ययन करेंगे। आज के लिए आई थिंक इतनी परिसज्जाएं बहुत होगी, नहीं तो आप कंफ्यूज्ड हो जाएंगे कि कौन सी परिसज्जा कौन सी क्या है। मैंने ये डायग्राम इसीलिए स्क्रीन पे शो किया है कि आपको सारी परिसज्जाओं के नेमिंग्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं, क्योंकि उनका जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें काफ़ी कुछ परिसज्जाएं सिमिलर प्रोनाउंसिएशन टाइप की हैं, जिनमें ज़रा सा ही प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंसेस है। तो आप एक बार इनके नेमिंग्स जो हैं वो बहुत अच्छे से एक बार इसमें रीड करिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।